Hello students, this is Jigar Bhanushali from JM Tutorials. So today we are going to learn the chapter similarity, which is the first chapter of your 10th standard. So स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये अक्सर कंफ्यूजन होता है कि सिमिलैरिटी और सेम एक जैसा होता है। मत समझो, अगर मैं आपको पूछता हूँ सेम क्या होता है और सिमिलर क्या होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा मतलब होता है कि सर सेम एंड सिमिलर आर बोथ वन थिंग। बट ऐसा नहीं होता। सेम अलग होता है और सिमिलर अलग होता है। जैसे कि हमने हमारे अर्लियर स्टैंडर्ड्स में पढ़े हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। मतलब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है समझो। अभी हम कैसे कौन सी चीज कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। समझो कि अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ, बराबर। तो देखो अभी ये दीज टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स, क्योंकि इसका ये साइड और ये साइड भी सेम है, ये साइड और ये साइड भी सेम है, ये साइड और तो ये साइड भी सेम है, और ये साइड और ये साइड भी सेम है। वैसे तो स्क्वायर के सभी साइड सेम ही होते हैं, बट अगर आप देखोगे, अगर ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो गया। तो I will say these squares are same squares and these squares are congruent squares, क्योंकि इसके शेप और साइज भी एग्जैक्ट सेम है और इसके एंगल भी सेम है। बट अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, समझो कि ये और एक स्क्वायर है और मैंने ये और एक स्क्वायर ड्रॉ किया। समझो अभी ये है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और ये है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अभी यहाँ पे एंगल सेम है, बराबर। एंगल सेम है और शेप भी सेम है। यहाँ पे ये इस स्क्वायर के और इस स्क्वायर के दोनों के एंगल सेम टू सेम है, बट इसके साइज सिर्फ सीधे, अगर इसका लेंथ देखोगे ना, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। यहाँ 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर सिमिलर है, दे आर नॉट सेम। क्योंकि देखो इसका शेप आपको दिखेगा एक जैसा, बट साइज क्या है इसका अलग अलग। हम समझो कि किसी भी चीज का शेप सेम है, उसके एंगल सेम है, बट साइज अलग अलग है, उसके जो सेगमेंट्स है या उसके जो लेंथ है वो अलग अलग है। तो इट विल बी कॉल्ड एज अ सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब सिमिलर शेप। समझ में समझो यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया यहाँ पे, और मैंने एक बड़ा सर्कल लिया, तो ये सिमिलर हो गए। सिमिलर इज डिनोटेड बाय साइन दिस, बराबर। और समझो अभी यहाँ पे एक सर्कल है 2 सेंटीमीटर रेडियस का, और यहाँ पे और एक सर्कल है 2 सेंटीमीटर रेडियस का। दोनों का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, बराबर। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। ये दोनों सेम हो गए। और अब इक्वल को क्या बोल सकते हो, यू कैन से कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट कैसा होता है, ऐसा लिखते हैं। मतलब कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसा लिखा जाता है, ये क्या हो गया, इक्वल। मतलब इक्वल साइज इक्वल शेप, तो इक्वल साइज इक्वल एंगल, और ये हो जाता है इक्वल शेप, इसलिए उसको कॉन्ग्रुएंट बोल दिया है। समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया कि सिमिलैरिटी में सेम क्या होता है और सिमिलर क्या होता है। अभी यही हमको ट्राइंगल्स में देखना है। यही हमको हम हमारा सिमिलैरिटी का पार्ट वी विल सी इन ट्राइंगल्स। जो यहाँ पे ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिया है और यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल दिया है। अब जैसे कि आप देखोगे ना, ये समझो, अभी मैं इसको नाम दे रहा हूँ ABC और PQR। यहाँ मैंने दिया है AB को 3, BC को 6 और AC को 9। ये मेरा 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे जो AB का साइज है वही यहाँ पे PQ का साइज है।
यहाँ पे जो BC का साइज है वो यहाँ पे QR का साइज है, और यहाँ पे जो AC का साइज है वो यहाँ पे PR का साइज है। मतलब साइज वाइज therefore sec AB is equal to sec PQ। वैसे ही sec BC is equal to sec QR, और sec AC is equal to sec PR। मतलब यहाँ पे तीनों के साइज क्या है, सेम है। यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6, ये 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों ये जो ट्राइंगल एबीसी है ना, ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्राइंगल PQR। अभी हमको पता है ऐसे अगर ऐसा देखने जाएगा तो अभी हमको कॉन्ग्रुएंस भी प्रूव करना है। तो अगर अभी तीनों ट्राइंगल इक्वल हो गए तो उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। इफ साइड्स आर इक्वल तो उसके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अभी अभी देखो यहाँ पे साइड भी शेप सेम है और इसका शेप भी सेम है, मतलब इक्वल के साथ साथ क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। समझा? तो ये हुआ अपना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ कॉन्ग्रुएंस। बट सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होता। सिमिलैरिटी में तुम्हारा थोड़ा बदल जाएगा, सिमिलैरिटी में तुम्हारा कंसेप्ट थोड़े चेंज हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं अभी देखो। अभी देखो यहाँ वापस से दो ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC का लेंथ में वही लेते 3, 6 और 9। बट यहाँ पे मैं अभी इसके एंगल चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लूंगा 6, 12 और 18। तो जब भी अभी हम अभी देखो वापस देखो मैंने क्या किया, मैं ABC को 3, 6 और 9 ले लिया ट्राइंगल का साइज, और मैंने PQR को 6, 12 और 18 ले लिया, बराबर। अभी अगर अभी नाव सीख गया, अभी मैं इसको इसके साथ अगर कंपेयर करूं तो अगर मैं समझो फॉर एग्जांपल AB और PQ का रेशियो निकालूं तो कितना आएगा, 3/6, 1/2। वैसे ही मैं इसका और इसका रेशियो निकालूं तो कितना आएगा, सेम BC/QR मुझे आएगा 6/12, 1/2। और मैं वैसे ही अगर इसका और इसका रेशियो निकालूं AC/PR तो मुझे कितना आएगा, 9/18। तो रेशियो कितना आएगा, हाफ। देखो अगर आप देखोगे तो सबका रेशियो कितना आ रहा है, हाफ, हाफ और हाफ। मतलब इससे मैं ये कंक्लूजन डिराइव करता हूँ कि अगर हमारे ट्राइंगल सिमिलर है ना तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब देखो ये सब साइड हाफ हाफ के रेशियो में। समझ में आया? इससे क्या प्रूव होता है कि ट्राइंगल्स जो सिमिलर होते हैं ना उसके साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। वापस से बोल रहा हूँ कि जो भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उसके साइड्स तुम्हारे प्रोपोर्शन में होते हैं। प्रोपोर्शन मतलब अभी देखो सर ये 3 और ये 6 प्रोपोर्शन कितना हो गया, 1/2। ये रेशियो कितना हो गया सर, हाफ का रेशियो आ गया। सर ये 6, ये 12 प्रोपोर्शन कितना हो गया, हाफ का, 1/2। फिर सर 9 और 18 प्रोपोर्शन कितना आया, 1/2। समझ में आया? मतलब इन सिमिलैरिटी साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, आपके साइड प्रोपोर्शन में होंगे बट आपके एंगल क्या होंगे, आपके एंगल इक्वल होंगे। देखो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल। मतलब सिमिलरिटी को अगर आपको प्रूफ करना है तो आपके साइड प्रोपोर्शन में होंगे और आपके एंगल्स इक्वल होंगे। बस समझो अभी सर अगर अगर ऐसा हुआ, अगर साइड प्रोपोर्शन में नहीं है तो वो सिमिलर है या नहीं है, तो आंसर इज नो, वो सिमिलर नहीं है। समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ ऐसा, और मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ ऐसा। समझो इसका प्रोपोर्शन है 1, 2 और 3, और इसका है समझो कि 7, 8 और 9। समझो अभी फॉर एग्जांपल इसका इससे प्रोपोर्शन है 1/7, इसका इससे प्रोपोर्शन है 2/8, और इसका इससे प्रोपोर्शन है 3/9। तो ये तीनों का प्रोपोर्शन सेम आ रहा है क्या? अगर हम देखेंगे तो तीनों का प्रोपोर्शन सेम नहीं आ रहा है, तीनों का प्रोपोर्शन सेम नहीं है। तीनों का प्रोपोर्शन सेम नहीं है, इसका मतलब दैट ट्राइंगल वन एंड ट्राइंगल टू इज नॉट सिमिलर। ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। बट अगर इसका साइड प्रोपोर्शन में होता, अगर इसका एंगल्स इक्वल होते तो वी कैन से दैट कि ये ट्राइंगल्स क्या है, तुम्हारे प्रोपोर्शन में है। ये ट्राइंगल्स तुम्हारे क्या है, सिमिलर है। समझ में आया? तो
नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर समझो कि अगर कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके एरिया कौन से रेशियोज में रहेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट वी नीड टू लुक अबाउट सम कंडीशन। So students, let us here understand the concept of the ratios of the areas of the two triangle। मतलब समझो अगर कौन सा दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके रेशियोज कैसे निकालने हैं, मतलब उस एरिया के रेशियोज कैसे निकालने हैं। तो इसका फर्स्ट कंडीशन है विद अनइक्वल बेस एंड हाइट। सी इट्स अ शॉर्ट टर्म यूज। मैंने इसको शॉर्ट टर्म में इसलिए लिखा है कि तुम लोग को उसको याद करने के लिए या रिवाइज करने के लिए या नोट डाउन करने के लिए इजी रहेगा। तो आई विल ऑल्सो टेल यू द शॉर्टकट जो तुम लोग इसमें यूज कर सकते हो कि तुम लोग को यू कैन ऑल्सो नोट डाउन द इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको रिवाइज करने के लिए भी इजी होगा और आपको कंसेप्ट याद करने के लिए भी इजी हो जाएगा। तो समझो फॉर लाइक फर्स्ट वाला जैसे कि देखते हैं विथ अनइक्वल बेस एंड हाइट। अगर आपको किसी ट्राइंगल्स को दो ट्राइंगल के अगर आपको किसी ट्राइंगल के रेशियोज का एरिया अगर आपको किसी ट्राइंगल्स का सिमिलर ट्राइंगल का एरिया निकालना है, मतलब उनका इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल, तो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना है। तो कैसे करोगे, समझो अभी यहाँ पे अभी मैंने जो ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। अभी ट्राइंगल एबीसी में ये पार्ट है ना, ये पार्ट, दिस इज योर बेस, बराबर। और ट्राइंगल पी और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट। वैसे ही सिमिलर सिमिलर ये आपका क्या हो जाएगा, बेस, और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट। एज यू कैन सी कि इसमें ऑल्टीट्यूड है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आता है, याद है ना कि जिस ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ होता है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी इसलिए हमको इन दोनों का रेशियो निकालना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, क्योंकि हमको क्या निकालने का इसका रेशियो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पे लिख दिया। वैसे ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ ट्राइंगल वन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ ट्राइंगल टू, बराबर। अभी आगे देखेंगे, फर्स्ट एंगल का बेस क्या है, बीसी, बीसी। फर्स्ट एंगल का हाइट क्या है, एडी, तो यहाँ पे लिख दिया एडी। वैसे ही यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट एंगल का बेस, लिख दिया क्यू आर, और इसका लिख दिया पी एस। तो अभी यहाँ पे हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, कट, क्योंकि ये ऊपर यहाँ पे हो जाएगा इनवर्स, इसलिए वो आगे क्या हो जाएगा, you will get cancelled। तो ये हाफ हाफ कट हो गया। therefore BC into AD upon BC into upon QR into PS, so BC into AD upon QR into PS is your answer। तो इससे क्या डिराइव होता है, hence the ratio is equal to the product of base and height, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। मतलब अगर किसी ट्राइंगल को अनइक्वल बेस और हाइट होता है, मतलब अगर उसका बेस और हाइट इक्वल नहीं है, वापिस से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी ट्राइंगल का बेस और हाइट इक्वल नहीं है तो उसका रेशियो किससे रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। तो क्या इसका मतलब क्या होता है, मतलब पहले ट्राइंगल का बेस और हाइट को मल्टीप्लीकेशन अपॉन दूसरे और ट्राइंगल का बेस और हाइट का मल्टीप्लीकेशन। सी अभी एंड द रेशियो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड हाइट, मतलब क्या हो गया, ये दोनों के बेस, दोनों के बेस और दोनों के हाइट का, दोनों के बेस और दोनों के हाइट का रेशियो निकालने का है। तो यहाँ पे बेस वन इंटू हाइट वन पहले ट्राइंगल का, अपॉन बेस टू इंटू हाइट टू, ये आएगा दूसरे ट्राइंगल का। क्लियर है, मतलब अभी तो यू कैन, अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो यू कैन राइट लाइक दिस, अगर किसी ट्राइंगल का बेस और हाइट इक्वल नहीं है ना तो उसका रेशियो किससे आएगा, सब प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। इसका मतलब b1 इंटू एच वन अपॉन b2 इंटू एच टू, मतलब पहले वाले का बेस और पहले वाले का हाइट का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दूसरे वाले का बेस और दूसरे वाले हाइट का मल्टीप्लीकेशन। तो आप उसको सिंपल वे में भी इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, मतलब बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन बेस इंटू हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। So students, here we will see the property of the ratio of the two triangle with equal base। अभी के व्हाट इज इक्वल बेस मतलब अभी आपको समझ में आया, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो कि इक्वल बेस मतलब क्या। तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इक्वल बेस के साथ कैसे ट्राइंगल को आप रेशियो निकाल सकते हो। तो समझ के मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल ड्रॉ किया, देखो एक है ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा है ट्राइंगल पी बी सी। वापिस से, एक है ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा है ट्राइंगल पी बी सी। अभी एबीसी का हाइट है, यहाँ पे एबीसी का हाइट है, ये एबीसी का हाइट है एडी। और एबीसी का बेस क्या दिया इन्होंने, पूरा बेस है ना एबीसी का, क्या दिया इन्होंने बीसी। मतलब हाइट क्या है इसका, एडी इज द हाइट और बीसी इज बेस। किसमें, एबीसी में। वैसे ही सेम पीबीसी में पीक्यू हाइट है, पीक्यू इज हाइट, पीक्यू इज हाइट। और वैसे ही बीसी इज बेस, बराबर। अगर यहाँ पे आप देखने जाओगे कि ट्राइंगल ए बी सी में बीसी बेस है, बीसी बेस है और एडी हाइट है, वैसे ही ट्राइंगल पीबीसी में पीक्यू हाइट है और बीसी बेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो वापिस से वहीं पे आ जाते हैं, दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड है, दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री का ऑल्टीट्यूड है। तो फॉर्मूला क्या हुआ ट्राइंगल ए बी सी का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी देखो दोनों में हाफ इंटू बीसी इंटू एडी, मतलब हाफ इंटू बेस, बेस क्या हुआ इसका बीसी और हाइट क्या हुआ एडी। तो हाफ इंटू बीसी इंटू एडी अपॉन हाफ इंटू बीसी अपॉन पी क्यू। देख रहे हो सेकंड ट्राइंगल का, ट्राइंगल पीबीसी का बेस क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है, बेस बीसी बेस है, मैंने यहाँ पे लिखा है ना बीसी बेस। और हाइट क्या है, पी क्यू, तो सर इसका हाइट पी क्यू है। इसका मतलब सर अभी देखो ये ऑलरेडी कट हो जाएगा और बीसी बीसी सेम है तो ये भी कट हो गया। तो फिर क्या बचा, एडी अपॉन पी क्यू। तो एडी क्या है, इसका हाइट है सर, एडी इज द हाइट। और पी क्यू क्या है, पी क्यू भी हाइट है। तो कंक्लूजन क्या डिराइव हुआ कि अगर रेशियो ऑफ द ट्राइंगल ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल बेस, मतलब जिसका बेस इक्वल है, तो उसका आंसर किससे आएगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। इसका मतलब कि अगर तुम्हारे किसी भी ट्राइंगल का बेस इक्वल है, अगर तुम्हारे ट्राइंगल में बेस इक्वल आ रहा है तो उसका आंसर किससे इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। समझ में आया। तो ये है मतलब इससे सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी का कंडीशन क्या डिराइव करेंगे कि अगर बेस इक्वल है, इफ द बेसेस आर इक्वल देन द रेशियो विल बी इक्वल टू द हाइट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। मतलब ये करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल का जो हाइट होगा उसके रेशियो से आपको आंसर निकालना है। तो इन सिंपल टर्म्स, अगर बेस इक्वल है तो आंसर किससे आएगा, उसके जो भी ट्राइंगल ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग हाइट रहेगा उससे उसका आंसर हो जाएगा इक्वल। समझ में आया। तो इट वाज अवर सेकंड प्रॉपर्टी जिसमें ट्राइंगल विद इक्वल बेस। फर्स्ट क्या था, अनइक्वल बेस एंड हाइट, सेकंड क्या था, विद इक्वल बेस। तो थर्ड प्रॉपर्टी आएगा वो आएगा अपना विद इक्वल हाइट्स का। तो इक्वल हाइट्स का प्रॉपर्टी में इसका रिवर्स हो जाएगा, तो वो भी देखेंगे अब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद इक्वल हाइट्स का प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद इक्वल हाइट्स। मतलब समझो अभी यहाँ पे, अभी इस डायग्राम में है टू ट्राइंगल। समझो एक ट्राइंगल है आपका, वन ट्राइंगल इज ए डी बी और दूसरा ट्राइंगल हो गया आपका ए डी सी, बराबर। ट्राइंगल वन आपका ए डी बी हो गया, ट्राइंगल टू आपका हो गया ए डी सी। तो समझो अगर मैं दोनों ट्राइंगल का एरिया करते हैं, समझो वापस हम अगर हम लोग तो क्या आएगा, फर्स्ट ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए डी सी, बराबर। फॉर्मूला क्या है उसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इसका फॉर्मूला क्या है एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
अभी व्हाट इज बेस हियर? ए डी बी का बेस क्या है? बी डी। देखो ए डी बी का बेस क्या है आपका? बी डी। तो ये आया बी डी। हाइट कितना है इसका? ए डी। तो हाइट कितना है यहाँ पे? ए डी आएगा अपॉन हाफ इंटू यहाँ बेस कितना आएगा आपका? डी सी। और यहाँ आपका हाइट कितना आएगा? ए डी। मतलब अगर देखने जाएंगे तो देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला है। तो इन ट्राइंगल ए, तो इन ट्राइंगल ए डी बी में हाइट आपका ए डी है, आपका बेस बी डी है। इन ट्राइंगल ए डी सी में आपका हाइट ए डी है और आपका हाइट डी सी है। तो क्या होगा आपका? ए डी कट हो जाएगा। ये ए डी सेम है, कट हो गया, हाफ हाफ सेम हो जाएगा, कट क्या बचा? हमको आंसर आया बी डी अपॉन डी सी। बी डी क्या है? बेस है। और डी सी क्या है? वो भी बेस है। तो आंसर क्या डिराइव होता है कि अगर ट्राइंगल में इक्वल हाइट्स है, अगर ट्राइंगल में इक्वल हाइट्स है तो उसका आंसर किससे रहेगा? विथ इक्वल बेस इज प्रोपोर्शनल टू height of is proportional to sorry is proportional to base of corresponding triangles, base of corresponding triangles। समझा? मतलब क्या करना है आपको शॉर्टकट में? समझो अगर हाइट इक्वल है, इफ हाइट इज इक्वल, अगर आपके हाइट इक्वल है तो आपका आंसर किससे आएगा? प्रोपोर्शनल टू द बेस ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। समझा? मतलब अगर हाइट इक्वल है तो आपका आंसर बेस से इक्वल आएगा। समझ में आया? तो अगर मुझे यहाँ पे कंक्लूजन डिराइव करना होगा अगर तीनों का, तो देखो सबसे पहले इफ आई वांट टू डिराइव द कंक्लूजन, समझो अगर बेस एंड हाइट आर अनइक्वल, अगर आपका बेस और हाइट अनइक्वल है तो क्या आएगा आंसर? प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट आया, याद है? तो B1 इंटू एच वन अपॉन B2 इंटू एच टू, ये हुआ पहला कंडीशन। फिर वेर हाइट्स आर इक्वल, अगर हाइट इक्वल है तो आंसर किससे आया? बेस से आया। तो क्या होगा यहाँ पे? B1 अपॉन B2 बराबर। नाउ बेस आर इक्वल, अभी आपका बेस इक्वल है, तो आपका आंसर किससे इक्वल आएगा? आपका आंसर इक्वल आएगा हाइट से, H1 अपॉन H2। समझ में आया? तो ये तीन प्रॉपर्टीज है। मतलब इसका मतलब क्या बोला इन लोगों ने कि अगर किसी ट्राइंगल का बेस और हाइट अनइक्वल है तो आपका आंसर आएगा प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट, तो B1 इंटू H1 मतलब दोनों का बेस और हाइट। फिर अगर हाइट इक्वल है तो आंसर बेस से आएगा, मतलब दोनों का बेस। और अगर बेस इक्वल है तो किससे इक्वल आंसर आएगा? हाइट से, मतलब दोनों का हाइट। और फोर्थ कंडीशन ये है, फोर्थ कंडीशन क्या बोलते हैं कि अगर ट्राइंगल के बेस और हाइट दोनों इक्वल होंगे ना तो ट्राइंगल से इक्वल रहेंगे। मतलब समझो कि फोर्थ कंडीशन क्या बोलते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल का बेस और हाइट इक्वल है, इसका मतलब वो ट्राइंगल्स के एरिया भी इक्वल ही रहेंगे। मतलब द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1 विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 2। मतलब समझो, अगर वापस से बोल रहा हूँ, अगर किसी ट्राइंगल का बेस और हाइट सेम है तो ऑब्वियस नेचुरली उसका एरिया भी क्या आएगा? इक्वल आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये तुम्हारे पूरे 4 कंडीशन होंगे। ना इसके ऊपर वी विल सी दी एक्सरसाइज। ठीक है, पहले वापस एक क्विक रिकैप कर लेते हैं बरोबर। पहले सिमिलैरिटी तो कॉन्ग्रुएंस में क्या फर्क होता है? सिमिलैरिटी में क्या होता है? शेप और साइज सेम होता है, सॉरी शेप और साइज अलग अलग होता है बराबर। बट कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है? शेप भी सेम, साइज भी सेम। एक हमने देखा था ना एग्जांपल प्रीवियसली के मैंने दो स्क्वायर ड्रॉ किए थे, उसके बाद मैंने सर्कल्स ड्रॉ किए थे, फिर मैंने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ किए। सिमिलैरिटी में क्या हुआ? उसके साइज प्रोपोर्शन में है। समझ में आया कि नहीं? बट ट्राइंगल्स में क्या होता है? ट्राइंगल में साइड्स भी सेम और इक्वल होते हैं और एंगल्स भी सेम और इक्वल होते हैं। फिर हमें रेशियोज पे, रेशियो तभी हमने किया, अगर बेस और हाइट इक्वल है तो उसका बेस
B1 इंटू H1, मतलब जो ट्राइंगल्स है उसके बेस इंटू हाइट अपन उसके बेस इंटू हाइट। हमने अभी डेरिवेशन देखा कि कैसे उसका डेरिवेशन हुआ। अगर उसके हाइट इक्वल है तो उसका क्या आएगा आंसर, B1 अपॉन B2, मतलब उसका बेस, अगर उसका हाइट इक्वल है तो उसका आंसर आपका बेस से आएगा, और अगर उसका बेस इक्वल है तो उसका आंसर किससे आएगा, आपका हाइट से आएगा। और अगर ट्राइंगल में दोनों इक्वल है, अगर समझो कि उसका बेस भी इक्वल है और उसका हाइट भी इक्वल है, तो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 1। अभी इक्वल टू 1 है, इसका मतलब वो क्या हो गया, ये बोथ रेशियोज आर इक्वल, और उनका एरिया भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। समझा? Now let's move on to the exercise 1.1 of the chapter.